हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के दिसंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट 2019 में पूछे गए थे। ये इसका पार्ट 3 है। आपको पिछले दो पार्ट आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करने से आपको उन दोनों पार्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक will be appropriate for data analysis when observation are available in the form of frequencies। जब डेटा एनालिसिस के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक सही है जब आपको ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पैरामेट्रिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यू टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 3 नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पैरामेट्रिक टेस्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में स्पेसिफिक अजम्पशन लगाते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा वो टेस्ट होता है जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में किसी तरह की अजम्पशन नहीं लगाते हैं। जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें हम लोग रेशियो और इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं, और जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल का यूज़ करते हैं। जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो हमारा मोर स्टैटिस्टिकल पावरफुल होता है, और जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो हमारा लेस पावरफुल होता है। और जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के रिजल्ट होते हैं उसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, बट जो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के रिजल्ट होते हैं उसको हम लोग ब्रॉड लेवल पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आइए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं कि यू टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और टी टेस्ट क्या होता है। यू टेस्ट को हम लोग मान विटनी यू टेस्ट भी बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। और जो हमारा यू टेस्ट होता है इसको हम लोग स्मॉल सैंपल में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यू टेस्ट ये देखता है कि क्या दो सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं। एक हमारा होता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग 3 सेंस में यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, दूसरा टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट में इसका यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर को एक टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसमें जब हम गुडनेस ऑफ फिट की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं O माइनस ई अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर O का मतलब होता है हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, E का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से माइनस करके उसका स्क्वायर करके उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी गुडनेस ऑफ फिट की वैल्यू होती है। तो आइए हम लोग एक टी टेस्ट होता है उसके बारे में जान लेते हैं। टी टेस्ट, टी टेस्ट को हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल सैंपल में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा टी टेस्ट होता है उसे 1908 में विलियम गोसेट ने प्रोपाउंड किया था। और जो टी टेस्ट हमारा होता है वो तब यूज़ किया जाता है जब हमारा सैंपल साइज़ 30 से कम हो और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नोन हो। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखिएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in case the population of research is a population is heterogeneous in nature, which of the following sampling techniques will be ensure optimum representative of sampling unit? Option number first simple random sampling, option number 2 stratified random sampling, option number 3 cluster sampling, या फिर option number 4 systematic sampling। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो आइए हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है उसके इनसाइड में होमोजेनिटी होती है और आउटसाइड में हेट्रोजेनिटी रहती है। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन की बात हो रही थी तो इसका मतलब होगा कि आउटसाइड के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ पे हमारा हेट्रोजेनिटी होगा। और हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारा इनसाइड में होमोजेनिटी होता है, आउटसाइड हमारा हेट्रोजेनिटी होता है। इसका ठीक
उल्टा हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग में होता है, वहाँ पे इनसाइड में हेट्रोजेनिटी होती है और आउटसाइड में होमोजेनिटी होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च द स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज ऑटमोस्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग इट। ऑप्शन नंबर 2, फिगरिंग आउट द रिलेटेड स्टडीज एंड द टेक्निक यूज्ड बाय अदर रिसर्चर। ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। या फिर ऑप्शन नंबर 4, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट विच टाइप ऑफ रिसर्च? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ऑप्शन नंबर 2, हिस्टोरिकल स्टडीज। ऑप्शन नंबर 3, सर्वे रिसर्च। या फिर ऑप्शन नंबर 4, एग्जेटिक रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर की जाती है। तो आइए हम लोग अपने अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है हिस्टोरिकल स्टडीज़, जब हम केवल पास्ट की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट होता है जिसमें रिसर्चर डेटा कलेक्शन की एक लिस्ट तैयार करता है और उसको रिस्पोंडेंट के पास भरने के लिए भेज देता है, और जब रिस्पोंडेंट डेटा की लिस्ट जो उन्हें भेजी गई थी उसको भर के रिसर्चर के पास भेजता है तो जो डेटा रिसर्चर को कलेक्ट हुए हैं उसको जब वो डिस्क्राइब करता है तो उसके लिए वो सर्वे रिसर्च का यूज़ करता है। एक हमारे पास होती है एग्जेटिक रिसर्च। एग्जेटिक रिसर्च के अंदर जब कोई चीज़ आपको दी हुई हो उसको पढ़कर आप कुछ मीनिंग निकालते हो तो उसके लिए हम लोग एग्जेटिक रिसर्च का यूज़ करते हैं। एग्जेटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है आउट ऑफ। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ रिसर्चर इंटेंड टू मेक यूज ऑफ ICT इन हिज और हर रिसर्च, what consideration should weigh most in such a decision? Option number first, appropriate the tool used. Option number 2, cost involved in procuring it. Option number 3, availability of tool in the department where research is to be undertaken. Option number 4, willingness of his or her supervision of offer help. या फिर E, the company from which the ICT equipment has been procured. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स A, B, C जो है वो करेक्ट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च विच एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर 2, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग प्रोसीजर। या फिर ऑप्शन नंबर 4, एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। आई होप गाइस कि आप सबने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च पैराडिगम क्या होता है। हमारे पास दो तरह के रिसर्च पैराडिगम होते हैं, एक हमारा होता है इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम, एक हमारा होता है डिडक्टिव रिसर्च पैराडिगम। इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम में हम लोग कोई नई चीज़ या नई थ्योरी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और डिडक्टिव रिसर्च पैराडिगम में हमारे पास थ्योरी पहले से होता है उसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। और जो हमारा इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम होता है इसमें हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, और जो हमारा डिडक्टिव रिसर्च पैराडिगम होता है उसमें हम लोग हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। जो हमारा इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है, और इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं जो कि स्पेसिफिक टू जनरल होता है। और जो हमारा डिडक्टिव रिसर्च पैराडिगम होता है वो हमारा टॉप डाउन अप्रोच पे बेस्ड होता है, और इसे हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक होती है, एक हमारी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक हमारी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें सभी सैंपल्स के सिलेक्शन होने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है या फिर इक्वल चांस होते हैं, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैंपल के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस या इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जो हमारा
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो कंक्लूसिव इन नेचर होता है, और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो हमारा एक्सप्लोरेटरी इन नेचर होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हमारा डिसीजन होता है वो हमारा अनबायस्ड होता है, क्योंकि इसमें सभी सैंपल के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमारा बायस्ड हो सकता है। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो हमारा सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास हाइपोथेसिस बना होता है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसमें हम लोग हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये बताया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, और हमने ये भी बताया कि इंडक्टिव में भी हम लोग हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम की जब बात होगी तो वहाँ पे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। और जो हमारे ऊपर के 3 ऑप्शन है ये हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स की टेक्निक्स होती हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। गाइज यहाँ पे आपको लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दी हुई है। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना आंसर सेलेक्ट करना है। तो आइए पहले लिस्ट को मैच करने से पहले इन 4 आइटम्स का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। जब हम किसी के एग्जिस्टेंस की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग ऑन्टोलॉजी कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। ये हमारी मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच होती है। इसकी एक टेक्निकल डिफिनेशन ये है, अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरी इन अ सब्जेक्ट एरिया और डोमेन दैट शोज देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो गाइस बस आप इतना याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। एक हमारे पास होता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो हमारा वर्ड था ये हमारा जेम्स फेडरिक फेरियर ने दिया था, और ये भी हमारी मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच होती है जो कि स्टडी ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, या उसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एक हमारी स्टेटमेंट होती है जो आपके शायद एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो हमारी है, ऑल नॉलेज इज अ क्लेम टू बी ट्रू बट द क्लेम कैन बी इनकरेक्ट। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ये हमारी स्टेटमेंट एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। एक हमारे पास होता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग मेथड का मतलब समझे कि मेथड होता क्या है। अ मेथड इज सिंपली द टूल यूज टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। जब हमें एक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो उसके लिए हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं। और हमारा होता है एक होता है हमारा मेथोडोलॉजी। जब हमारे पास जो मेथड है उसको हम सही तरीके से जब यूज़ करते हैं उसको हम लोग मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेथोडोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, आप उसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। मेथोडोलॉजी का हमारा जो एग्जांपल है वो हमारा पहला फिनोमिनोलॉजी, दूसरा एथनोग्राफिक, और तीसरा पार्टिसिपेटरी रिसर्च, और एक हमारा आता है इसके अंदर ग्राउंडेड थ्योरी। और जो हमारा मेथड होते हैं, कुछ मेथड के नाम मैं बता रहा हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। एक हमारा होता है इंटरव्यू, दूसरा होता है कार्ड शॉट, एक हमारा होता है कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी। तो आइए अब हम लोग इसको मैच करते हैं। जो हमारा ऑन्टोलॉजी होता है वो हमारा रियलिज्म होता है, जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी होता है वो हमारा आइडियोग्राफिक अप्रोच होती है, और जो मेथोडोलॉजी होता है वो हमारा सर्वे होता है, और मेथड हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा BACT, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे गाइस एक वर्ड आया पॉजिटिविज्म। तो आइए हम लोग एक वर्ड हमारा होता है पॉजिटिविज्म, एक वर्ड होता है हमारा इंटरप्रेटिविज्म। तो आइए पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म में अंतर होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक हमारा होता है पॉजिटिविज्म अप्रोच, एक हमारा होता है इंटरप्रेटिविज्म अप्रोच। जब हम होल सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिविज्म अप्रोच कहते हैं, और जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग इंटरप्रेटिविज्म अप्रोच कहते हैं। जो हमारी पॉजिटिविज्म अप्रोच होती है ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, और जो हमारा इंटरप्रेटिविज्म अप्रोच होती है वो हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। और जो हमारा पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती है उसमें जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं, और जो इंटरप्रेटिविज्म होता है इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं। और पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो होती है वो साइंटिफिक अप्रोच होती है, और जो हमारी इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच होती है वो हमारी नॉन साइंटिफिक अप्रोच होती है। तो आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स BACD। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे गाइस आपको लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड दी हुई है, आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है। तो आप इसको मैच करिए, फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं।
आई होप गाइस कि आप सभी ने इसको मैच कर लिया होगा। तो आइए इसको मैच करते हैं। जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है वो हमारा होता है क्लासिफिकेशन, उसमें होता है केवल। और जो हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है उसमें हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं और चीज़ों को ऑर्डर भी प्रोवाइड करते हैं। और एक हमारा होता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, उसको फिर ऑर्डर करते हैं, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो भी हमारा इक्वल होता है। तो और एक हमारा होता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं, इक्वल यूनिट भी होती है, और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एंड एम्पिरिशियन इंडक्टिव पैराडिगम इज इम्प्लाइड? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एथनोग्राफिक प्रोब, ऑप्शन नंबर 2 केस स्टडी मेथड, ऑप्शन नंबर 3 नैरेटिव मेथड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एक्सपोज फैक्टो मेथड, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ए, बी एंड सी। जो हमारा इंडक्टिव पैराडिगम होता है ये हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन सभी में से क्वालिटेटिव इन नेचर कौन कौन सा है। हमारा एथनोग्राफी जो होता है वो हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, केस स्टडी भी हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, नैरेटिव मेथड भी हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। जो हमारा एथनोग्राफिक होता है, जब हम कल्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च को हम लोग आफ्टर द फैक्ट स्टडी या फिर पोस्टमार्टम स्टडी भी कहते हैं। जब हम पास्ट की स्टडी करके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट पे, इसको जानने के लिए हम लोग एक्सपोस्ट फैक्टर मेथड का यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं। और नैरेटिव मेथड को हम लोग लिटरेचर रिव्यू मेथड भी बोलते हैं। और एक हमारे पास होता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में रिसर्चर के पास कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहती है और वो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे इन डेप्थ स्टडी करके वेरियस सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ए, बी एंड सी। जो हमारा इंडक्टिव पैराडिगम होता है वो हमारा होता है एथनोग्राफिक प्रूफ, केस स्टडी मेथड और नैरेटिव मेथड। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।